हाँ, अरे हाँ, ये भी ओपन करना पड़ेगा ना। हुआ है क्या? ओके, सो गाइज देयर वाज अ पावर कट एंड पावर कट की वजह से सारा सिस्टम बंद हो गया था। अगेन हमने ये लिंक चालू करी है, अगेन हमने ये लिंक चालू करी है। डन, आ गया क्या? चलो जी, यस एवरीवन, भाई जी चलो चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। मॉडल टैक्स कन्वेंशन के बाद ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप रियल लाइफ में खुद अप्लाई नहीं करने वाले। नाउ अज्यूम योर सेल्फ अ कोर्ट बिकॉज यू आर डूइंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ व्हाट? टैक्स ट्रीटी। जब एक अग्रीमेंट है तो ये अग्रीमेंट, ध्यान से सुनना, यस और नो, जब कोई अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट को लेकर के कभी ना कभी तो कोई डिस्प्यूट्स आएंगे, बिकॉज इट्स एन अग्रीमेंट। तो डिस्प्यूट्स आएंगे तो फिर मैटर जाएगा इंटरप्रिटेशन पे, मैटर जाएगा इंटरप्रिटेशन पे, तो यू नीड सर्टन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी के कुछ अपने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी के कुछ अपने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरप्रिटेशन करना किसको है? कोर्ट को। किसका? जब डिस्प्यूट हो जाए किसी का। आप क्यों पढ़ रही है? जब डिस्प्यूट हो जाए तो एडवोकेट को कोर्ट के सामने जाकर के कुछ दलील पेश करनी है, पर एडवोकेट को इनकम टैक्स लॉ पता है क्या? इंटरनेशनल टैक्स लॉस पता है क्या? नहीं। सो इट इज देन ही विल आस्क फॉर योर एडवाइस टू प्रोवाइड अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। It is then he will ask you for your advice. When you are rich, when you are happy and with content, आप जो कर रहे हैं अगर आप उसमें खुश हैं, काम खत्म। This is the simple definition of rich. Rich does not means money, because how much money, इसका जवाब आप कभी दे ही नहीं सकते। How much money will make you rich? इसका जवाब कभी नहीं आ सकता। But if you are happy, you are simply rich. It's a very simple definition of being rich. Yes, कोई आदमी के पास पैसा नहीं है बट वो खुश है, तो अल्टीमेटली पैसा रह के भी वो खुश ही रहना चाह रहा है। और जिसके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कई संत महापुरुष को देखा होगा, राइट, उनके पास पैसा नहीं है बट दे आर हैप्पी विथ व्हाट दे आर डूइंग। राम नाम जब के भी अगर तुझे खुशी मिल रही है तो राम नाम ही तेरा पूरा धन है। डन, चलो आओ, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। ये चैप्टर जब बनाया गया, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल माय फीलिंग इज दैट अलग अलग जगह से जो चीज मिली उठा करके एक जगह पे रख दी। मतलब थोड़ा बहुत सोच लेते क्या पॉइंट है, किधर से क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं, एब्रप्टली उठा के डाल दिया। इसीलिए बहुत अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से पढ़नी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है वियना कन्वेंशन। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, वियना कन्वेंशन। अब ये वियना क्या है भैया? ऑस्ट्रिया की एक जगह है जिसको वियना कहते हैं, जैसे पुणे महाराष्ट्र की एक जगह है, हिंदुस्तान की एक जगह है। तो वहां पे क्या हुआ था, कई कंट्रीज ने मीट किया था, और कई कंट्रीज ने मीट करके इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था इंटरप्रिटेशंस ऑफ ट्रीटी से रिलेटेड लॉ बनाना। मतलब टैक्सेशन लॉज बनाने के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी से रिलेटेड लॉ बनाना, इसके लिए बना वियना कन्वेंशन। सो सीधा डायरेक्टली पेज नंबर 3 पे आए, राइट। इंटरनेशनल लॉ कमीशन इनिशिएटेड द वर्क ऑन वियना कन्वेंशन इन द ईयर 1949 which was completed in 1969। 20 साल लगे इस कन्वेंशन को रूल्स लाने में। वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटी प्रोवाइड बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आखिर में वियना प्रोवाइड क्या करवाता है? बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ट्रीटी मतलब क्या होता है? ट्रीटी का मतलब होता है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिटन फ्रॉम बिटवीन स्टेट्स। बिटवीन स्टेट्स मतलब कंट्री, यस और नो। इन होम कंट्री टैक्स इज ऑब्लिगेशन व्हाइल इन होस्ट कंट्री टैक्स इज अ कॉस्ट। डीटीडब्ल्यूएस दो तरीके से बनते हैं, एक लिमिटेड, दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड डीटीडब्ल्यूएस आर दोज व्हिच आर लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ इनकम। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था लिमिटेड डीटीडब्ल्यू।
कॉम्प्रिहेंसिव विच कवर ऑल टाइप ऑफ इनकम, इसीलिए अगर आप देखोगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे क्लियर लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिमिटेड। वियना कन्वेंशन के कई क्लॉजेस है, आपको सारे नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ क्लॉजेस आपको पढ़ने हैं। यस, इसीलिए अगेन चैप्टर का नाम है जितने एप्लीकेशन हो पाए उतने कन्वेंशन पढ़ना। सबसे पहले आर्टिकल 26 पैक्टा सन्त सर्वंदा, मतलब क्या? ट्रिटी मस्ट बी एनफोर्स एंड बाइंडिंग अपॉन ऑल पार्टीज इन गुड फेथ। जब भी ट्रिटी को इंटरप्रेट किया जाएगा गुड फेथ में इंटरप्रेट किया जाएगा पहले तो, मतलब जस्ट बिकॉज दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया ऐसा नहीं कि इसने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये किया था, उसने उसको करने के लिए किया था। ट्रिटी मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ गुड फेथ, गुड फेथ में इंटरप्रेट किया जाएगा जिससे बेनिफिट फॉर ऑल, नॉट अ डिस्ट्रक्शन फॉर वन हो। यस, सो ट्रिटी इंटरप्रिटेशन मस्ट बी मेड इन अ गुड फेथ। दूसरा, इंटरनल लॉ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रिटी, इंटरनल लॉ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रिटी, ठीक है। मान लीजिए अगर दो कंट्री में से एक कंट्री बोलती है भैया हमारे यहां का इंटरनल लॉज इस तरीके से थे इसलिए मैं इंटरनेशनल टैक्स वर्क नहीं कर पाया। इमेजिन इंडिया कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट ब्रीच कर देता है, ब्रीच करने का रीजन वो क्या देता है? इमेजिन मोदी गवर्नमेंट ब्रीच करने का रीजन क्या देती है? साहब पंजाब में हमारी सरकार नहीं, भाई और बहनों पंजाब में हमारी सरकार नहीं है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि पंजाब से रिलेटेड डिसीजन कैसे लेना, और इस वजह से हम ट्रिटी फॉलो नहीं कर पाए। मेरे प्यारे देशवासियों मुझे माफ करें एक मिनट, क्या इंटरनल लॉ कैन बी द रीजन फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ट्रिटी? हो सकता है कोई स्टेट क्या बनाए, इंटरनल लॉ को बेस बनाए कि ट्रिटी ना कंप्लाई कर पाए, इसके लिए रीजन। आर्टिकल नंबर 27 ने कह दिया इंटरनल लॉ शुड नॉट बी द जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर ऑफ ट्रिटी, इंटरनल लॉ शुड नॉट बी द जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर ऑफ ट्रिटी। सो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरप्रिटेशन करता रहेगा ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा कि इंटरनल लॉस की वजह से तुमने ट्रिटी फॉलो नहीं की, बराबर है। ऐसे केस में एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर राइट्स क्रिएट कर सकती है। अ पार्टी में नॉट इन्वोक द प्रोविजन ऑफ इट्स इंटरनल लॉ एज अ जस्टिफिकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिटी। आर्टिकल नंबर 28 ये आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं वोडाफोन केस के टाइम पे, जब भी कोई लॉ अप्लाई किया जाएगा प्रस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रस्पेक्टिव इफेक्ट से, अनलेस बोथ पार्टी अग्री टू हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स ट्रीटी कैन नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्लियर है? टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटी, यस ध्यान से सुनिए, जब भी ट्रीटी बनती है ट्रीटी पूरे देश के लिए बनती है अनलेस पार्टी अग्रीज टू एक्सक्लूड अ सर्टेन पार्ट, यस और नो। ठीक उसी तरीके से ट्रीटी जब भी बनेगी ये एंटायर टेरिटरी के लिए बनेगी, अनलेस पार्टीज हैव इंटेंशन अदरवाइज तो ही वो किसी को एक्सक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल सम ट्रीटी मे हैव अ क्लॉज दैट फॉर दिस क्लॉज जम्मू कश्मीर विल बी एक्सक्लूडेड, ऐसा अगर कुछ रहे तो दोनों कंट्रीज की पार्टीज अग्री करनी चाहिए। So unless a different intention appear, treaty is binding on the entire territory. अगर ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं किया गया तो पूरे एंटायर टेरिटरी पे ये ट्रीटी अप्लाई करेगी। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यस ट्रीटी शुड बी इंटरप्रिटेड इन गुड फेथ, इट इंक्लूड्स प्रीएम्बल एंड एनेक्चर। जब भी ट्रीटी बनाई जाएगी ट्रीटी का प्रीएम्बल, ये तो हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया, दैट ट्रीटी विल बी इंटरप्रिटेड इन गुड फेथ एंड इट इंक्लूड टाइटल एंड प्रीएम्बल। स्पेशल मीनिंग शैल बी गिवन टू अ टर्म इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट पार्टी सो इंटेंडेड। वो चाहे तो खुद से एक आधी पॉइंट आर्टिकल नंबर 3 डेफिनेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जनरली आप ट्रीटी को छोड़ करके कोई और जगह जा सकते हैं सेम चीज का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। उन्होंने कहा यस जनरली ट्रीटी नीड्स टू बी इंटरप्रिटेटेड बट सप्लीमेंट्री मीन्स भी लिए जा सकते हैं। अब जैसे कोई वर्ड है यहां लिखा ही नहीं है तो इसका मीनिंग निकालने के लिए आप सप्लीमेंट्री मीन्स भी ले सकते हो। कब? जब यहां पे दिया हुआ कोई मीनिंग वेग है, जब यहां पे दिया हुआ कोई मीनिंग क्या है बेटा, वेग है, या फिर उस वर्ड को अडॉप्ट करना एब्सर्डिटी क्रिएट कर देगा। तो रिकोर्स में हेल्ड टू सप्लीमेंट्री मीन्स व्हेन इट मीन्स एम्बिगियस और लीड्स टू रिजल्ट विच इज एब्सर्ड और अनरीजनेबल। सो यहां दिया हुआ कोई वर्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज एम्बिगियस और क्रिएट अ अनरीजनेबल मीनिंग,
अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जा सकते हैं। जब भी ट्रिटी बनेगी ये एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस में बनेगी, एंड दोनों लैंग्वेजेस में बाय डिफॉल्ट मीनिंग सेम ही माना जाएगा। यस और नो? सो व्हेन ट्रिटी हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड इन 2 or more language, the text is equally authoritative in each language unless the treaty provide or parties agrees of in case of diversion a text shall prevail। जब भी ट्रिटी इंटरप्रीट की जाएगी, ये कैसे इंटरप्रीट की जाएगी बोलो जल्दी से? कॉमन इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रीट की जाएगी। दोनों लैंग्वेज में उसका अथॉरिटेटिव मीनिंग होगा, सेम मीनिंग होगा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ट्रिटी थर्ड पार्टी पे ऑब्लिगेशन कभी नहीं क्रिएट कर सकती, आर्टिकल 34। यस, आप जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना चाहोगे एक दूसरे पे, 2 कंट्री मिलकर थर्ड पार्टी पे ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकती। सो ट्रिटी डज नॉट क्रिएट ईदर ऑब्लिगेशन और राइट फॉर थर्ड स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। जब तक कि थर्ड पार्टी एग्री नहीं हो जाती तब तक कि आप राइट क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है मालिक? वैलिडिटी एंड कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ ट्रिटी। यस, अगर किसी ट्रिटी को विड्रॉ होना है या किसी ट्रिटी को टर्मिनेट करना है, आपको सामने वाली पार्टी को रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। अ टर्मिनेशन और विड्रॉल ऑफ पार्टी मस्ट टेक प्लेस ओनली अपॉन एप्लीकेशन और प्रोविजन ऑफ treaty or convention. Suo motu withdrawal of treaty is not allowed. Take the permission of the commissions. कोई भी कंट्री जो अग्रीमेंट में आ रही है suo motu withdrawal नहीं कर सकती। टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ ट्रिटी एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। अगर किसी एक कंट्री ने ब्रीच किया, अदर पार्टी इसे टर्मिनेशन ऑफ ट्रिटी मान सकती है। अ मटेरियल ब्रीच इन बायलैटरल ट्रिटी बाय द वन पार्टी entitled the other to invoke the breach as a ground for termination of treaty। अदर पार्टी उसको टर्मिनेट मान करके एक्शन ले सकती है। yes or no? Party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspension of operation of treaty in whole or in part in relation between itself and the defaulting state। पूरे ट्रिटी को भी डिफॉल्टेड माना जा सकता है, हाफ ट्रिटी को भी डिफॉल्टेड माना जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस, अब मटेरियल ब्रीच किसको कहेंगे? रेपुडिएशन ऑफ ट्रिटी नॉट सैंक्शन्ड बाय द कन्वेंशन, वायलेशन ऑफ द प्रोविजनल एसेंशियल फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी आ गई तो तब क्या क्या ट्रिटी सस्पेंडेड मान सकते हैं? सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, रिसेंटली किसी कंट्री के अंदर में अर्थक्वेक आया, कौन सी कंट्री भैया? टर्की के अंदर में। एज ऑफ नाउ लोगों को बचाने पे ध्यान दिया जाए या ट्रिटी कंप्लायंस पे ध्यान दिया जाए? ऑब्वियस सी बात है बचाने पे, पर सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी आ गई तो इफ इंपॉसिबिलिटी इज टेम्पररी इट मे बी इन्वोक्ड ओनली एज अ ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड नॉट ट्रिटी। जैसे अगर मान लीजिए टर्की में क्या आया है, अर्थक्वेक भी आया है, तो कुछ पार्ट के लिए सस्पेंशन माना जा सकता है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट सस्पेंशन ऑफ ट्रिटी। उन्हें वापस से आकर के चीजों को इन्वोक करना ही होगा। फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जब ट्रिटी बनाए थे तब कुछ चीजें अलग थी, हालात कुछ अलग थे, अब हालात कुछ अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम दोस्त थे, अब वॉर में आ गए, रशिया यूक्रेन। पहले आजू बाजू में थे, दोस्त थे, सब सही चल रहा था। ये सुनो, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो पहले दोस्त था। सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो पहले दोस्त था। सो इफ पार्टी इन्वोक्स फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन withdrawing off from a treaty, it may also invoke the change as a ground for suspension of its operation। अगर फंडामेंटल बेस ही चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? फंडामेंटल बेस ही चेंज हो गया, तो यू कैन एक्ट इट एज अ सस्पेंशन ऑफ ट्रिटी। इमरजेंस ऑफ अ न्यू इंटरनल लॉ, अगर आपने कोई नया लॉ बनाया तो ये आपकी जिम्मेदारी है दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट करने की। If a new form of general international law emerge, any existing treaty which is in conflict with the norms becomes void and stands terminated। अगर नया लॉ बना which is inconsistent with this treaty, तो उतना पार्ट क्या मान लिया जाएगा? void।
इज दिस डन? वियना कन्वेंशन में पढ़ने लायक चीज, वियना कन्वेंशन में पढ़ने लायक चीज, आर्टिकल 27, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 60, 4 चीज वियना कन्वेंशन में पढ़ के जा सकते हो जीवन में। यस इज दिस डन? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। ये इंटरप्रिटेशन करने का एक तरीका है। देर आर 2 व्यूज, मोनिस्ट व्यू, ड्यूलिस्ट व्यू। एक बार ये पूछा था 4 मार्क के लिए, मोनिस्ट व्यू एंड ड्यूलिस्ट व्यू। एक बार ये पूछा गया है 4 मार्क के लिए, बराबर है। अब मोनिस्ट व्यू क्या कहता है? मोनिस्ट व्यू क्या कहता है? इंडिया में मोनिस्ट व्यू अप्लाई होता है। मोनिस्ट व्यू कहता है DTAA फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंटरनल लॉ। इसीलिए इंडिया में जब ट्रीटी देखते हैं, DTAA क्या बोलता है? एक्ट और DTAA विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इंडिया में हम उसे इंटरनल पार्ट ऑफ लॉ मान रहे हैं। तो लॉ या DTAA विच एवर इज मोर बेनिफिशियल शुड बी गिवन। जबकि कुछ कंट्रीज में ड्यूलिस्ट व्यू होता है, दैट DTAA डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेगुलर लॉ। यस, कि भैया फिर विच एवर इज मोर बेनिफिशियल नहीं, वहां पे कुछ और लिखा जाएगा, मे बी दिस विल अप्लाई और दैट विल अप्लाई। हमने चीजों को बड़ा सिंपल रखा, हमने बोला, हमने मोनिस्ट व्यू अप्लाई किया इंडिया में और बोला विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो दे दो। मोनिस्ट व्यू एक्सेप्ट दैट इंटरनल एंड इंटरनेशनल लीगल सिस्टम फॉर्म्स अ यूनिटी। Income Tax Act provide where Indian government has entered into DTAA which are applicable to taxpayer, then provision of the act to the extent they are more beneficial should apply. Other prevalent law is dualist view where international law and national law are separate system and DTAA becomes part of legal system only upon specific legislation. Monist view, dualist view समझ में आया? इंडिया ने क्या अडॉप्ट कर रखा है? मोनिस्ट व्यू। आइए, वियना कन्वेंशन आने से पहले लॉ कैसे इंटरप्रेट होता था? क्योंकि वियना कन्वेंशन ने तो बेसिक इंटरप्रिटेशन दिया, पर वियना कन्वेंशन से पहले कैसे इंटरप्रेट होता था, और आज कुछ जगह पे जहां पे वियना कन्वेंशन नहीं है वहां पे भी कैसे इंटरप्रेट होगा। प्रायर टू वियना कन्वेंशन, ट्रीटी वेयर इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ये कब एप्लीकेबल है? बिफोर वियना एंड व्हेन वियना इज नॉट एप्लीकेबल। पहला, गोल्डन रूल ऑब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन। यस, ये इंटरप्रिटेशन का मेथड कहता है कोर्ट किसी भी चीज को वैसे इंटरप्रेट करेगा जो किसी ऑब्जेक्ट या पर्पस को स्पेसिफाई करे। मतलब डिस्प्यूट अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के है तो सबसे पहले वो ये देखेंगे ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ट्रीटी बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे डिसीजन दिया जाएगा। एनी टर्म और वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड कीपिंग द ऑर्डिनरी एंड लिटरल मीनिंग इन माइंड अकॉर्डिंग टू देयर प्लान एंड नेचुरल मीनिंग। जब 2 पार्टीज ट्रीटी करने आई थी तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उस बेसिस पे डिसीजन दिया जाएगा। सेकेंड रूल, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। यस, ये बोलता है जा करके देखो, जा करके देखो, ऑब्जेक्टिव छोड़ो, ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव से बनाए थे, आप ये देखो कि कॉमन इंटेंशंस क्या थे पार्टी के जिस टाइम पे ट्रीटी हमने कंक्लूड किया। जब ट्रीटी हमने फाइनली साइन किया, ऑब्जेक्टिव क्या था वो छोड़ो, ऑब्जेक्टिव ढूंढने को टाइम लग जाएगा। आप ये देखो लिखते वक्त पार्टी ने क्या लिखा। तो दूसरा तरीका क्या है, इंटेंशंस क्या थे, दूसरा क्या है, एक्ट क्या था। समझ में आ रही बात? पहला क्या बोल रहा था गोल्डन रूल, इंटेंशंस क्या थे, टाइटल एंड प्रीएम्बल जाके पढ़ो, गोल्डन रूल मिल जाएगा। दूसरा डेफिनेशन जाके पढ़ो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। आपने लिखा क्या? The term of the treaty are to be interpreted according to the common intention of the contracting parties at the time treaty were concluded. तुमने टाइटल प्रीएम्बल में क्या लिखा है, तिल लगाने गया, डेफिनेशन में क्या लिखा है ये इंटरप्रेट कर लो। तीसरा, थियोलॉजिकल और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन।
वो कह रहे छोड़ो ना ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ऐसा निकालो कि जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूरा हो। यस, अभी कुछ जगह पे तुम आके स्टक हो गए, ना टाइटल में कुछ लिखा है, ना प्रीएम्बल में कुछ लिखा है, ना तुमने डेफिनेशन दी। अब तुम इंटरप्रिटेशन जो करोगे दैट वुड बी पर्पसिव, कि अब ये चीज तो अटक गई, अब इसको कुछ तो करके बाहर निकालो। Treaty is to be interpreted so as to facilitate the attainment of aim and objective of the treaty. Ultimately ये देखो treaty का objective क्या था, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो इंटरप्रिटेशन दे दो। एक मिनट फिर याद दिला दूं, हम कौन है इस चैप्टर में? आप कोर्ट है, आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो इंटरप्रेट करने का एक, पहले जाके टाइटल एंड प्रीएम्बल पढ़ लो, गोल्डन ऑब्जेक्टिव रूल। दूसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन में डेफिनेशन लिखते वक्त तुमने क्या लिखा। तीसरा, दोनों में क्लियर नहीं हो पा रहा, तीसरा तरीका अपनाओ, अब क्या पर्पस दिया जा सकता है जो बेस्ट सूटेड हो। चौथा, अ ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर टू हैव अ इफेक्ट रादर देन टू मेक इट वॉइड। चौथा, इसी सिमिलर है नॉट एग्जैक्टली सेम, आप ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन दीजिए जिससे इसको इफेक्टिवनेस मिले रादर टू मेक इट वॉइड। मान लीजिए आपने ट्रीटी में उस वर्ड को एक्सप्लेन भी कर दिया तो भी ये वॉइड ही बन रहा है, तो रादर ऐसा इंटरप्रिटेशन दो जिसके कुछ पार्ट इफेक्टिवनेस की तरफ भी आ जाए। ये सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरिया एक्सपोसिटियो, उस टाइम उसका मीनिंग क्या था वो देखो, जिस टाइम ट्रीटी बनी थी। प्यारा सा एग्जाम्पल, आई होप आप हर जगह एग्जाम्पल लिख रहे होंगे, प्यारा ऐसा एग्जाम्पल। पहले सिर्फ करेंसी था, करेंसी का ऑब्वियस मीनिंग क्या था, बैंक नोट इशूड बाय द हाईएस्ट बैंक ऑफ योर कंट्री। आज करेंसी का मतलब क्रिप्टो भी तो है। तो अब अगर क्रिप्टो को लेकर डिस्प्यूट हुआ, वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन इज कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो। वो बोल रहा है भैया जनरली आप इंटरप्रेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग व्हेन ट्रीटी वाज कंक्लूडेड। अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम जनरेट हो गई, आज इंडिया में क्रिप्टो रिलेटेड लॉ अज्यूम करो अगर नहीं होता तो इंटरप्रिटेशन क्या होता, करेंसी मतलब ओनली फॉरेन करेंसी। समझ में आई बात? लिबरल कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं है तो आप उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे आज करेंसी का मीनिंग not only cash, it include bank transfer, include RTGS, NEFT और transfer through a UPI और BHIM पे, आपने एक liberal का meaning लिया उसका। So it is a general principle of construction with respect to the treaties that shall be liberally constructed so as to carry out the intention of the parties. Treaty as a whole integrated approach, treaty to be constructed as a whole and effect should be given to each word. ट्रीटी में आप सिर्फ एक वर्ड को कई बार इंटरप्रेट नहीं कर सकते, दैट हैज टू बी इंटरप्रेटेड एज अ होल वर्ड। यस और नो? तो कई बार आप क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करते वक्त सिर्फ एक वर्ड नहीं उसका होल वर्ड देखेंगे रादर देन वन सिंगल वर्ड। ट्रीटी को रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी के साथ देखना पड़ेगा, मतलब आपको जब भी कोई जजमेंट पास करना पड़ेगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वन टाइम यूज करके वेग हो गया, ये रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी के साथ आगे भी यूज किया जा सके। यू हैव टू इंश्योर दैट। इज दिस डन? वाह, अब आप मुझे सोच करके बता दीजिए। यस, अच्छा, बराबर। आपको लगता है ये काम आप करेंगे? आपका सिलेबस समझ रहे हो? मैं कहना चाहूंगा जिसने भी ये बनाया है, लॉजिकली बहुत गुस्सा आता है मेरे को, बच्चे पे जबरदस्ती बर्डन डाला तो। बच्चे का नामकरण करना मतलब उसका नाम करण कर देना नहीं होता। सिलेबस होना चाहिए, इसका मतलब कि कुछ भी उठा के डाल दो क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज आपने लॉ में रखा, समझ में आता है, यहां रख के क्या सेंस बन रहा है? लॉ में एक चैप्टर डाल देते हाउ टैक्स थिंग्स टू बी इंटरप्रिटेड, यहां पे तुमने उठा करके डाल दिया। तो क्या लगता है बच्चा पढ़ेगा इसको? उसने मॉडल टैक्स कन्वेंशन नहीं पढ़ा, तुमने इतने भारी वर्ड दे दिया उसको पढ़ने के लिए। मतलब लॉजिकली अगर अपन इसको पढ़े भी ना तुम्हें चैप्टर खोलो, घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, कैंसल,
समझ में आ रहा? आपने उसको पहली बात उसको, अच्छा चलो तुमने मॉड्यूल लिखा, ये तो लिखते प्यार से कि इसको किस एंगल से तुम्हें देखना है, एंगल तक के नहीं समझाया। आया एक थाली में ये सारी चीजें डाल दी, ठीक है, कैसे डाला उन्होंने, नूडल्स डाल दिए, एक जगह दाल बाटी डाल दी, एक जगह मीठा डाल दिया, ठीक है, एक जगह चावल डाल दिए, और ऐसा अलग अलग आइटम डाल दिए, बोले खाओ। अरे कुछ तो सिमिलैरिटी, साउथ इंडियन दे रहे हो तो पूरा साउथ इंडियन, राजस्थानी दे रहे हो तो पूरा राजस्थान, अलग अलग। अब तुम देखो इस पूरे चैप्टर में दुनिया भर की अलग अलग चीजें। अब आते हैं एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। कहे में आते हैं एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। जनरली इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए, आप एक्ट पढ़ लो, आप डीटीडब्ल्यूए पढ़ लो। क्या एक्ट और डीटीडब्ल्यूए के अलावा, क्या एक्ट और डीटीडब्ल्यूए के अलावा भी कोई तरीका है जिसका इंटरप्रिटेशन हो सके? उन्होंने बोला एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। ये आता है इंपॉर्टेंट। वियना कन्वेंशन के बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, इजी है, इजी है, आराम से सुनो, इजी है। व्हाट आर द एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन? वियना कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 32 याद होगा, कैन यू हैव अ सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? यस, यू कैन हैव अ सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। याद आ रहा है क्या मालिक आपको? यस। अब इसी रूल के तहत आर्टिकल 32 वियना कन्वेंशन सप्लीमेंट्री मीन्स पे जा सकते हो। तो भैया क्या क्या देख सकते हो? इंटरनेशनल आर्टिकल एसएएन रिपोर्ट। जब भी कोई कोर्ट का जज, इंटरनेशनल कोर्ट का जज, उसको ऐसा लगता है कि ये चीज ना एक्ट में मिल रही है ना ये चीज डीटीडब्ल्यू में मिल रही, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो अर्निंग से रिलेटेड कोई केस बन गया, अब ना ये एक्ट में लिखा था, कुछ वॉइस में इशू आ रहा है ना, ठीक आ रहा है क्या? एक बार देखना, अब ठीक है? हाँ। अब हुआ क्या जरा समझिए, जब कोई जज सप्लीमेंट्री मीन्स में जाएगा, ना एक्ट में मिल रहा ना रूल्स में मिल रहा, इंटरप्रिटेशन तो निकालना है, वो क्या क्या रिफर कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, कोई कॉन्सेप्ट है ना आपको मॉड्यूल में मिल रहा ना जिस टीचर की आपने क्लास लगाई उसमें मिल रहा, व्हाट यू विल हैव? थर्ड मीन्स। थर्ड मीन्स में क्या क्या है? पहला इंटरनेशनल आर्टिकल एसएआर रिपोर्ट, गूगल इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ लो, कहीं किसी कंट्री में इस टॉपिक पे इंटरनेशनल आर्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो पे किसी कंट्री ने आर्टिकल निकाला होगा वो पढ़ो, कोई ऐसे निकाला होगा वो पढ़ो, कोई रिपोर्ट निकाली होगी वो पढ़ो। इससे भी नहीं हो रहा, कैशियर पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन नीदरलैंड। इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन नीदरलैंड इज वन ऑफ द इंटरनेशनल टैक्स बॉडी जो अलग अलग क्या निकालती है, रिपोर्ट निकालती है। आप इनका कैशियर उठा के पढ़ लो, इनके जो आर्टिकल्स आते हैं वो उठा के पढ़ लो। तीसरा प्रोटोकॉल्स पढ़ लो, प्रोटोकॉल्स पढ़ लो, दूसरी कंट्री के टैक्स ट्रीटी पढ़ लो, हो सकता है दूसरी डेवलप्ड कंट्री के टैक्स ट्रीटी में वो लिखा हो कि क्रिप्टो के साथ डील कैसे करना है, यस और नो। नेक्स्ट प्रीएम्बल पढ़ लो, प्रीएम्बल से कुछ मिल जाए, और कुछ नहीं हो रहा तो म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर पढ़ लो, और कुछ नहीं हो रहा तो म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर पढ़ लो। तो जनरली जब भी तुम्हें सप्लीमेंट्री मीन्स पे जाना है, जल्दी बोलो क्या क्या पढ़ोगे? इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ लो, फिर कैशियर पब्लिश्ड बाय नीदरलैंड्स, प्रोटोकॉल्स पढ़ लो, प्रीएम्बल पढ़ लो, म्यूचुअल एग्रीमेंट। इससे भी काम ना हो प्लीज विजिट अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इससे भी काम ना हो प्लीज विजिट अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। कमेंट्रीज पढ़ लो ओईसीडी यूएनएमसी की, ओईसीडी एंड यूएनएमसी हर साल कमेंट्रीज निकालता है, वो पढ़ो। फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन पढ़ लो। एक मिनट, पढ़ना किसको है? जज को। तुम कौन हो? तुम्हें पकड़ में बजाया जा रहा है। एक मिनट, जज को इंटरप्रिटेशन जमने का अंडरस्टैंड, जज लॉ पढ़ के आया होगा, टैक्सेशन रिलेटेड लॉ के लिए उसको हेल्प लगने वाली है, सो यू विल बी एडवाइजर टू हिम, इसलिए तुमको पढ़ाया जा रहा है, बराबर है? तुम्हारा दोस्त शादी करेगा इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि भैया उसका फेटा बांधना कैसे है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है, क्या सेंस है ये बनाने का?
आई एम सॉरी, एज अ टीचर मैं इस पॉइंट पर हंस रहा हूं, बट मुझे समझ रहा है बच्चे के ऊपर अननेसेसरी बर्डन है यार, ये कोई सेंस नहीं है। मैं एक बार ना आईसीआई की मीटिंग में गया था। सो देयर वाज जेंटलमैन, आई कैन नॉट रेफर द नेम, हमें बुलाया गया था कि एज अ टीचर आपको क्या लगता है कहां क्या नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पे डिस्कशन चल रहे थे। तो पहले उनने 10-15 मिनट बहुत तारीफ करी अपनी, फिर उनने बोला आप में से किसको क्या लगता है, और गलती से हाथ मेरे तरफ आ गया। बीइंग अ बेंचर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई खींचने की। क्या बोलाऊंगा मैं बोला सर जिसने ये मॉड्यूल बनाया है ना थर्ड क्लास आदमी है, बोला। आई लिटरली सेड, मैंने बोला सर, बोले क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दैट वाज स्ट्रेंज। मैंने बोला सर मेरे को एक बात बताओ, आपने उठा के वियना कन्वेंशन डाल दिया, आपने उठा करके अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन डाल दिया, जिस बच्चे ने कभी इंटरनेशनल कैशियर ऑफ ऑस्ट्रिया कभी सुना तक के नहीं, आपने उसको डाल दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से, वो जाके गूगल करे व्हाट इज इट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोला। दूसरी बात, आपके मॉड्यूल में इतनी जगह गलतियां है लिखते वक्त, नॉट जस्ट इन डीटी सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स में भी इतनी जगह गलतियां है। मैं बोलता हूं अंडरस्टैंड सर, एज अ टीचर मैं भी हूं, मैं भी समझता हूं गलती हो सकती, सब्जेक्ट चेंजिंग है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन लेते वक्त गलती हो जाती, व्हाट कैन बी डन, सुधारी जा सकती है, पर एटलीस्ट आप सुधारो तो सही। अब जैसे मेरे केस में जहां गलती हुई मैंने उसका पीडीएफ ओपन कर दिया, कुछ जगह थी मैंने पीडीएफ ओपन कर दिया उन टॉपिक्स के, ताकि एटलीस्ट बच्चा देख करके एटलीस्ट उस चीज को सही कर दे। सब्जेक्ट ऐसा है वी कांट हेल्प, पर मैंने बोला आपने जो मतलब बेसिक चीज है वो तो अंडरस्टैंड करो। बोला सर आपने उठा करके ये, अभी मेरे को एक बात बताओ, एम्बुलेटरी वर्सेस स्टैटिक अप्रोच, मोनेस्ट वर्सेस ड्यूलिस्ट व्यू, क्या काम का है, बोला उस बच्चे के। मैं हो गया बोला सीए, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बोला एक बार भी ये काम में नहीं आया। बोला आप पढ़ा करके उसका बर्डन बढ़ाने का क्या लॉजिक है यार, पढ़ा करके जबरदस्ती एक टॉपिक ऐड करना बोल के कर दिया। अरे पहले कम पढ़ रहे थे क्या, ये खत्म नहीं होता, टीडीएस में सिर्फ WXYZ बचा है, वो भी ले लेना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार बच्चे से, मतलब आप देखो, अच्छा ये टॉपिक यहां खत्म नहीं होता, ये भाई यहां खत्म नहीं होता, ये दुनिया भर की चीजें दे दिया उसको। अभी देखो जैसे इंटरनेशनल टैक्स ओरिजिन कैसे होता है, हाउ इंटरनेशनल टैक्स ओरिजिन, इंटरनेशनल टैक्स ओरिजिन कैसे होता है। पहला, आप इंटरनेशनल मल्टीपल अग्रीमेंट्स बनाइए, मल्टीलैटरल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स बनाइए, आप अलग अलग DTAA बनाइए, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बनाइए। इन 3 चीजों को मिला के किसी भी तरीके का इंटरनेशनल टैक्स बनता है। जब 2 कंट्री के बीच में अग्रीमेंट्स होंगे, 2 कंट्री के बीच में DTAA होगा, या फिर कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ होगा, वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा इंटरनेशनल टैक्स के लिए। क्या देखे मतलब, वापस यहां पे रेसिडेंस एंड स्टोर स्टेट बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन 2 तरीके के, ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। यस और नो, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हैपन व्हेन सेम ट्रांजैक्शन ऑफ आइटम इनकम इज टैक्स्ड इन 2 और मोर स्टेट बट इन डिफरेंट हैंड्स। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को हम डबल टैक्स नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कमाया, सैलरी आपको दे दी, आप इस पे टैक्स दे रहे, पर मैंने तो एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया, इट्स इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इस पे कोई DTAA बेनिफिट नहीं मिलता। इट इज ओनली द ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन जिस पे DTAA बेनिफिट मिलता है। तो ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन कब होता है, व्हेन टैक्स इज इंपोज्ड बाय 2 और मोर कंट्री एज अ पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन और इनकम अराइज इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। तो आप मुझे बताइए, जब आप DTAA का बेनिफिट लेते हैं तो किस पे लेते हैं, jurisdictional double tax and not the economic double tax. So क्या मैं कह सकता हूं economic double taxation is good? Yes, because two different person के हाथ में ये चीज टैक्स होती है। Economic double taxation is good, jurisdictional double taxation is bad, and that's where DTAA arise. Guidelines by International Court of Justice before deciding a particular matter. कोई भी मैटर डिसाइड करने से पहले, भाई साहब नहीं सुनना पड़ेगा, कोई भी मैटर डिसाइड करने से पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस गाइडलाइन को मत भूलिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस एडवाइस को मत भूलिएगा।
पहला, shall apply the following in deciding a particular matter. इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कोई भी मैटर डिसाइड करने से पहले अलग अलग कंट्री के कन्वेंशंस पढ़ो. स्टॉप. क्या? अलग अलग कंट्री के कन्वेंशन पढ़ो. इंडिया में इंटरप्रेट करना है 168 कंट्री के कन्वेंशन पढ़ो. इंटरनेशनल कस्टम्स देखो क्या होते हैं, वहां क्या हो रहा है. होली के दिन आउट ऑफ इंडिया फोम पार्टी हो रही, इंडिया में करो. बराबर है. वहां क्या होता है, वहां पे वो ड्रैकुला बन के आते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हेलो 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 हेलोवीन होता है वहां पे. इंडिया में भी हेलोवीन करो. इंटरनेशनल कस्टम्स यहां फॉलो करो. प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन. हम आपको अनसिविलाइज लगते है ना, अनसिविलाइज लगते हैं. ठीक है, सिविलाइज नेशन के क्या फॉलो करते हैं वो आप फॉलो करो. जुडिशियल डिसीजन, अलग अलग कोर्ट के केसेस देखो इस पॉइंट पे और फिर डिसीजन दो. बहुत बढ़िया. अब इंडिया को राइट है दूसरे कंट्री के साथ. यहां पर तुम लोगों की शक्ल देखने लायक है. स्टूडेंट सिटिंग ओवर हियर. अच्छा हुआ मैंने ऑप्शन में ही रखा था. स्टूडेंट सिटिंग ओवर हियर, अच्छा हुआ साला ये ऑप्शन में रखा था. वो तो भला हो फास्ट ट्रैक का कि पढ़ तो भी रहे, नहीं तो ये चैप्टर ऑप्शन में ही ठीक था. बराबर है. ऑनलाइन वाले भी बैठे पर पहले 40 लोग बैठे थे, मैं 20 हो गए. टॉपिक ऐसा भाई, मैं क्या करूं. ये सुनो, अभी इसको लर्न करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. समझ में आ रही क्या बात. देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 4 मार्क तुम ऑप्शन में रख के जा सकते हो बिंदास. वो लड़की तो हली नहीं रही. एक लड़की ऐसे बैठी और अपने जीवन को कोस रही है कि मैंने सी लिया क्यों. ये सुनो, ओ भाई साहब 9 लोग वापस आ गए हंसते हुए. देख मेरे को जोक नहीं चल रहा है, हम 2 मिनट रुक के, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, रुक जाओ. चलो हाँ, अब आपको तो पता है भारत जब भी कोई एग्रीमेंट करेगा, भारत में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, से यस, तो सारे स्टेट्स को इसने एक डायरेक्टिव्स इशू किए हैं कि भैया देखो इंडिया 4-5 जगह से अलग अलग बाउंड्रीज से घिरा हुआ है, तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंडिया ने कहा स्पेसिफिकली, आप अगर बॉर्डर से कनेक्टेड है तो ये स्टेट आपकी जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल पीस को आपको मेंटेन करके चलना है. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन अमॉन्ग्स द नेशन. दोनों कंट्री के बीच में आप, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर नेपाल के साइड से कनेक्टेड, म्यांमार के साइड से कनेक्टेड, इन सबको बोला मेंटेन गुड रिलेशन. खुद होके पहले काड़ी करने का नहीं. फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज. उनके लॉज की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है. एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट. को इंटरनेशनल डिस्प्यूट आ गया तो आपको एनकरेज करना है कि ये डिस्प्यूट जल्द से जल्द क्या हो जाए, सेटल हो जाए. बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ. डिस्ट्रीब्यूटिव रूल. तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना. बानू लिटरली बोल रही होंगी मैं घर पे जाके लापसी खाई भी पुराती. मैं लापसी खा के पुराती नहीं बोले घर पे. सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, दिस इज द अंडरस्टैंड. अच्छा, यहां पे एक एग्जम्प्ट इनकम का क्लॉज आया है, ये कट कर दीजिए. यहां पे पेज नंबर 7 पे है. यहां पे लिखिए ऑलरेडी कवर्ड इन एनआर टैक्सेशन. याद है ना, A इंटू C1, B इंटू C2, D इंटू F1, ऑलरेडी कवर्ड इन एनआर टैक्सेशन. आप बिंदास कट कर दिए. देखिए लोगों को डर भी नहीं लगा, ऐसा काटा डायरेक्ट. टॉपिक देख रहे हो. हाँ जी. एंड इधर आओ, डिस्ट्रीब्यूटिव. लास्ट के 2 कंसेप्ट है इसमें, चैप्टर ओवर है, ध्यान से सुनो. डिस्ट्रीब्यूटिव रूल इंपॉर्टेंट. मेरे को लगता है तीसरी चीज ये पूछ सकते हैं. मैंने पहला आपको वियना बोला, वियना में भी स्पेसिफिक दे दिया. दूसरा आपको मैंने वो बोला था एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन. तीसरा ये इंपॉर्टेंट है. अगर इस चैप्टर से लॉजिकली उनको कुछ पूछने की भी इच्छा हो गई तो वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल. डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ये बताता है कोई भी DTAA, कोई भी
DTAA सिर्फ टैक्सिंग राइट डिवाइड कर सकता है, वो नया टैक्स राइट क्रिएट नहीं कर सकता। ये आपने DTAA में मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ लिया, बस शब्दों में इसे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कहते हैं। ये कोई भी ट्रिटी जब बनता है, वो ट्रिटी कभी भी सिर्फ टैक्स राइट्स डिवाइड कर सकता है, वो नया टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। सो टैक्स ट्रिटी कैन ओनली असाइन टैक्सिंग jurisdiction, it does not impose tax. Having agreed to the part of right of tax with other state, मान लीजिए आपने डिवाइड करने की बात की है, उनका डिवाइडेड वाला पार्ट आप उनको दे करके बचा हुआ पार्ट आपको लेना है नहीं लेना, ये आपका डिसीजन है। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। लास्ट कंसेप्ट, ओके। ambulatory and static approach. There are two approach for application of treaty. One, look at the treaty at the time when treaty was signed. जब treaty signed हुई थी उस टाइम पे अप्रोच क्या था। दूसरा है ambulatory approach, meaning at the time of application of the terms of provision. तब इसका मीनिंग क्या है? All model commentaries favors ambulatory approach, पूरी की पूरी ambulatory approach को फॉलो करती है। Is this done? Difference between the object of OECD and UNMC we have already done, यहाँ पे उन्होंने डबल से लाया है। Features of tax treaty आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हो। कोई भी ट्रिटी क्यों बनाई जा सकती है? Allocation of tax right, tax credit mechanism, exchange of information, section 90 इसका एग्जाम्पल है। Yes, that's it. The topic is over. Is this done? बहुत बढ़िया, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। पढ़ लेते हैं यार, खत्म हो जाएगा। Say yes. आ जाओ। हाँ क्या भानु तू ऐसा कर रही? चलो, फंडामेंटल्स ऑफ बेप्स। सर कोई और सब्जेक्ट और ले सकते क्या? एक और ले सकते, ये थोड़ा सा रिलेटिवली बोरिंग टॉपिक है, अपन इक्वलाइजेशन लेवी भी ले सकते। इक्वलाइजेशन लेवी इज वेरी इजी एंड कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स डू इक्वलाइजेशन लेवी, बहुत इजी है, कंप्लीट हो जाएगा रादर देन बेप्स। यस, 15 से 20 मिनट में खत्म। 9 बजे से पहले तू घर के लिए निकल जाएगी, बस खोल दे वापस जल्दी, चल आ जाओ जी। इक्वलाइजेशन लेवी इजी है, आता है, इजी है, आता है। कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनना। इधर आओ, एक ड्राइंग में खत्म करेंगे। अगर कोई भी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका पीई कहां हो, इंडिया में, पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। किसके लिए बेटा? स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विसेज मतलब क्या हो गया बेटा? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट या फिर अदर नोटिफाइड। ये पेमेंट एक्सीड कर रहा है 1 लाख से, तो इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है एट द रेट ऑफ 6%। अगर इसने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं किया तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस बताओगे अब आप। अगर इसने इक्वलाइजेशन लेवी पे नहीं किया तो इंटरेस्ट, सेकंड आइटम बोला सही है पर बोला सेकंड आइटम, पीजीबीपी में पढ़ा था, हिंट 1।
हिंट 2, एनआर को पे कर रहे हो 40 ए आई बी 100% डिसअलाउड, याद आ रहा है क्या? 40 ए आई, 40 ए आई ए, 40 ए आई बी 100% डिसअलाउड, प्लस इंटरेस्ट लगेगा, प्लस पेनाल्टी लगेगी। एनआर के हाथ में 10 सबसेक्शन 50 पड़ा है एग्जम्पशन में, पर मैंने ये बोला था यहां पढ़ाऊंगा। ये देखो, बात उन दिनों की है, एक मिनट, जब हम एग्जम्पशन में थे। एग्जम्पशन का लास्ट सेक्शन था 1050। ओ यहां नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, एनआर टैक्सेशन में घुस जाते हैं। एनआर टैक्सेशन में तो मिल ही जाना चाहिए। पेज नंबर 47.4 एनआर टैक्सेशन 1050, यहां लिखा था रेफर इक्वलाइजेशन लेवी। आ जाओ बेटा, इक्वलाइजेशन लेवी। एनआर की इनकम पे अगर इक्वलाइजेशन लेवी हो चुका है तो एनआर के लिए ये इनकम क्या है? एग्जम्प्ट। इफ इक्वलाइजेशन लेवी इज डन, अगर इक्वलाइजेशन लेवी हो चुकी है डन, बहुत हार्ड, लो जी, आधा टॉपिक खत्म। आइए फटाफट देखते हैं इक्वलाइजेशन लेवी बेसिक्स। सीधर आइए, इक्वलाइज सेक्शन 165, equalization levy shall not be charged where NR providing specified services has a PE in India and specified services is effectively connected with such PE. Aggregate amount does not exceed 1 lakh, or where the payment for the specified services by person resident in India or PE in India is not for the purpose of carrying out business and profession. सो पॉइंट नंबर 1, अगर एनआर का यहां पे पीई नहीं है या 1 लाख से ऊपर ही नहीं जा रहे या फिर बिजनेस के लिए पेमेंट नहीं किया जा रहा तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी काम की नहीं है। स्पेसिफाइड सर्विस मतलब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट। एसेंशियली दिस टैक्स इज फॉर गूगल एंड फेसबुक। यस और नो? इधर आइए, सेक्शन 166, एवरी रेसिडेंट पर्सन carrying on business or profession or a non-resident having P in India shall deduct equalization levy at the rate of 6% if aggregate payment of consideration is more than 1 lakh. Equalization levy deducted shall be deposited up to the 7th of next month. If a person failed to deduct equalization levy, he will also be liable to pay levy to the central government. वो पे करने के लिए liable हो जाएगा। Yes, small threshold, no levy if it does not exceed 1 lakh. Yes. Consequences of non-deduction of equalization levy. Yes or no? Person who fails to deduct equalization levy shall be liable to pay equalization levy to the credit of central government. आपने डिडक्ट नहीं किया तो पर्सनल पेमेंट आ जाता है, आपको पेमेंट करना पड़ता है। वेट, सेक्शन 170, every assessee or e-commerce operator who failed to credit the equalization levy shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% per month for every month or part thereof. For every month or part thereof. इधर आइए, इंटरेस्ट कितना लगेगा? at the rate of 1% per month or part thereof.
डन। नेक्स्ट पेनल्टी, इसी के नीचे पेनल्टी फॉर फेलियर फॉर डिडक्टिंग और पेइंग इक्वलाइजेशन लेवी। एनी एसएससी और ई कॉमर्स ऑपरेटर हु fails to deduct the whole or any part of equalization levy or fails to pay or whole part of equalization levy, yes, shall be liable to pay a penalty equal to the sum of equalization levy failed to be deducted. Yes or no? In case of double A, again equal to the amount of equalization levy. E-commerce operator ने भी अगर डिडक्ट नहीं किया तो सेम चीज है. Yes, penalty under this clause shall not exceed the amount of equalization levy that he is failed to pay. Penalty कितनी लगेगी? 100% of default. %100% of default. Yes or no? चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे 165A. क्या आप मुझे पढ़ के बता सकते क्या है? बोलो जल्दी बोलो क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, एनआर हु इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, रेसिडेंट था 194O, एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर. यस, तो सर ध्यान से सुनिए, देयर शैल बी चार्ज्ड on equalization levy at the rate of 2% on the amount of consideration received or receivable by e-commerce operator from e-commerce supply or services made or provided by it. e-commerce operator खुद हो के कितना परसेंट पे करेगा? 2%. तो जो e-commerce एनआर e-commerce operator है इंडिया में, जो कैसे कमा रहे हैं? गुड्स देके किसी भी रेसिडेंट इन इंडिया को, या एनआर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में जो 3 में लिखा है, या अ पर्सन हु बाय सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया. तो जितना वो लोग यहां से कमा रहे हैं, देखिए होगा क्या, फॉरेन वेबसाइट्स इंडिया में आ करके क्या कर देगी? जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन करेगी. आपको पता है डिस्ट्रक्शन ना हो इसीलिए एक इक्वलाइजेशन लेवी ले रहे ताकि इनसे टैक्स कलेक्ट करे और फिर यहां पे सब्सिडी और अदर चीजें दी जाए इंडियन वेबसाइट्स को ताकि वो भी ग्रो कर सके. तो क्या बोला है, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है जितने वो गुड्स या प्रोडक्ट सेल करके इंडिया या सर्विसेज देके इंडिया से कमा रहे, एनआर ई कॉमर्स ऑपरेटर दे विल पे 2% सुमोटो एज इक्वलाइजेशन लेवी. यस, equalization levy above shall not be charged where e-commerce operator making providing facility has a permanent establishment in India. अगर उसका पीई बाय डिफॉल्ट में अगर इंडिया में रहा तो उसको वैसे इंडियन इनकम टैक्स देना है. इक्वलाइजेशन लेवी का कोई काम ही नहीं है. वेयर इक्वलाइजेशन लेवी इज ऑलरेडी लेविड, अगर इस पे ऑलरेडी इक्वलाइजेशन लेवी हो चुकी है, या फिर सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज, अगर उस एनआर का इंडिया में 2 करोड़, एक मिनट, ये 2 करोड़ कहीं से मेरे को मैच होता हुआ दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से मैच हो रहा है. रेसिडेंशियल स्टेटस, there will be no significant economic presence in India if the sale or aggregate amount does not exceed 2 crores or number of user does not exceed 3 lakhs. तो इन्होंने बोला इक्वलाइजेशन लेवी उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने तक का है? 2 करोड़. खत्म. सो रजिस्टर में जाओ फटाफट. सेक्शन 165A, सेक्शन 165A,
NR e-commerce operator supplying goods or services shall pay equalization levy 2%. Shall pay equalization levy 2% on amount of consideration received. On amount of consideration received. Done. However, no equalization levy in 3 cases. Point number 1, if sales turnover gross receipt does not exceed 2 crore. Does not exceed, बोलो बेटा, 2 crore. Point number 2, equalization levy already deducted under section 165. Equalization levy already deducted under section 165. Third, e-commerce operator has PE in India. Is this done? चलो आओ नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 3 पे लिखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन? एक नॉन रेसिडेंट हु ओन ऑपरेट मैनेज एंड डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, सीधे शब्दों में अमेजॉन. यस, पर अमेजॉन का इंडिया में पीई है तो वो ईवी इक्विलाइजेशन लेवी नहीं देगा, पर दूसरे वेबसाइट्स दे सकते हैं. फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट, हर असेसी या ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना है? इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न भरना है. एवरी असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू फाइल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 1 बिफोर 30 जून एवरी ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही आपको तुरंत 30 जून को इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न भरना है इन फॉर्म नंबर 1. सर, क्या आप बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न भी भर सकते हैं? यस, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सर्विसेज इज प्रोवाइडेड. जिस साल आपने सर्विस प्रोवाइड की वहां से 2 साल के अंदर में भरा जा सकता है. अगर फेल हो गए फर्निश करने के लिए स्टेटमेंट, एओ सर्व कर सकता है नोटिस विद इन 30 days. एओ मे सर्व द नोटिस अपॉन सच असेसी एंड देन ही हैज टू फाइल द रिटर्न विद इन 30 days. बराबर है? रजिस्टर में जाओ, लिखो सेक्शन 167 फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट. सेक्शन 167 फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, जल्दी जाओ. असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर, असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर shall furnish equalization levy return EL return in form 1 on or before 30 June of assessment year. 30 June of assessment year. Point number 2, where he fails to file return, AO may serve a notice and assessee has to file the return in next 30 days. Assessee has to file the return in next 30 days.
नेक्स्ट पॉइंट, assessee can file belated return and revised return. Assessee can file belated return and revised return within 2 years from the end of financial year. Within 2 years from the end of financial year in which services was provided. In which services was provided. अगर तुम्हें याद हो, हर रिटर्न जो सबमिट होता है वो प्रोसेस जरूर होता है. लो, सेक्शन 168 टॉक्स अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न. प्रोसेसिंग में होता क्या है, अर्थमेटिकल एरर इनकरेक्ट क्लेम निकलता है एंड एंड में इंटीमेशन बाहर आता है. चाहे वो 143 पढ़ लो, 200 पढ़ लो, 206 सी भी पढ़ लो, आ जाओ. A statement which is made in 169 in processing arithmetical error, then it has to be rectified. Intimation will be generated and sent within 1 year from the end of financial year in which the return was filed. If any interest or penalty is payable, then notice of demand shall be issued in form number 2. समझ में आ रही बात? अच्छा, यही जो आप लिख रहे थे ना फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट में, उसी के नीचे लिखिए, उसी में कंटिन्यू कीजिए. एज पर सेक्शन 168 such return will be processed. Such return will be processed. An intimation can be issued. An intimation can be issued within 1 year from the end of financial year. 1 year from the end of financial year in which return was filed. डन है ब्रो? क्या ये इंटीमेशन अमेंड हो सकता है? सेक्शन 169 कहता है यस. मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट के है, इनकम टैक्स एक्ट के नहीं. इक्वलाइजेशन लेवी इज अ चैप्टर विच इज ऑन फाइनेंस एक्ट एंड नॉट इनकम टैक्स एक्ट. ये बात अगर आपको नहीं पता है, ये एमसीक्यू में स्ट्राइक कर सकती है. इक्वलाइजेशन लेवी इज अ कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड नॉट इनकम टैक्स एक्ट. शॉक लगा? गुड, सही टाइम पे बता दिया मैंने. नहीं तो आप आते मेरे पास, सर इक्वलाइजेशन लेवी का भी सेक्शन 170 दिख रहा है, इनकम टैक्स में तो कुछ और लिखा है. फिर तुमको वही चप्पल निकाल के मारता मैं, तुमने जो पहनी है. बराबर ना? आओ, वो इंटीमेशन वाला पॉइंट लिखा आपने, उसी के आगे कीजिए. फर्दर, एओ में ऑल्सो अमेंड दिस इंटीमेशन either suo moto or an application made within 1 year. From the end of financial year in which original intimation was issued. बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पर्सन फेल टू फाइल रिटर्न, पेनल्टी इज इक्वल टू 100 rupees for every day. If a person fail to file return, penalty is 100 rupees for every day. थोड़ा जल्दी, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है.
नेक्स्ट पॉइंट, if false statement is submitted, if false return is submitted, if false return is submitted, then penalty ब्रैकेट में imprisonment may extend to 3 years. डन है बेटा, चल आ जा। अब इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के अगर आपको डिस्प्यूट है, एओ के ऑर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है, पहला तरीका आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हो। बिना पूछे जल्दी से बताओ, सीआईटी अपील के पास कितने दिन में जाते? 30 days एज इट इज एप्लीकेबल इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फीस। आईटीएटी के पास जा सकते हैं, यस। कितने दिन में जाते बोलो? 60 days इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फीस। क्लियर? सेक्शन 179 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इस रिगार्डिंग कोई भी और रूल्स बनाने के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। इक्वलाइजेशन लेवी कब तक के पे करना है? अगले महीने के पहले 7 तारीख। यस और नो? यस और नो? लास्ट जनवरी क्वार्टर के लिए या मार्च क्वार्टर के लिए आपको कहा जाना है 31 मार्च। चैप्टर इज ओवर। 2 पेज में आपने ये लिख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट इधर के जितने 4 पेज में लिखे हैं, बराबर। 2 चीज और बचती है, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स एंड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं ई कॉमर्स में। प्लीज इसे घर पे पढ़ लीजिएगा। डन है बेटा? यस। अगले लेक्चर के अंदर में वो भी समाप्त।